हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अप्रोच हब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है मार्केट में, यहाँ आप देख सकते हैं। बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023, इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। यह वॉल्यूम 1 है। यह जो बुक है पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको सेट नंबर 1 और 2 करवा दिया है। अगर आपने सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन है घंटी का निशान, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा या बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली होने वाली है या अन्य किसी भी वैकेंसी से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 3। पहला प्रश्न है फ्रेंड कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो इसमें जो कुल मैच खेले गए हैं वो हैं 22। कुल 22 मैच खेले गए। और ये जो था पहला संस्करण था, प्रथम संस्करण था। इसमें जो कुल जो है 5 टीमों ने भाग लिया था और जिसके विजेता बने MI यानी मुंबई इंडियन के कप्तान थे इस बार हरमनप्रीत कौर। और 5 टीमों में सबसे जो महंगी बिकी खिलाड़ी उसका नाम था स्मृति मंदाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं? किस में नहीं कराए गए हैं वो देखना है। तो मणिपुर में नहीं कराया गया, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव कराया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा फरवरी में देश के कुल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है कराया गया, जिसमें त्रिपुरा, नागालैंड तथा मेघालय हैं। त्रिपुरा में जो CM बने उनका नाम है मानिक शाह, बीजेपी के हैं। नागालैंड के नेफ्यूरियो और मेघालय में कोनराड संगमा। अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो है आर्टिकल 324 से 329 में है इनका उल्लेख। 324 से 329 में उल्लेख है। इसमें जो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो है निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार हैं। वहीं 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। देखिए, निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65, जो पहले हो जाए। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 या 62, इनमें से जो पहले हो जाए। आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जो है शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार सरकार द्वारा जो है हाल ही में घोषणा की गई है कि प्रतिवर्ष जो शहीद दिवस मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 15 फरवरी को। 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। आइए, जो हाल फिलहाल में जो दिवस की घोषणा की गई है, तो वीर बाल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो मनाते हैं 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। समानता दिवस 14 अप्रैल को। और एक है मैत्री दिवस मनाते हैं 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को और समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? मतलब सबसे आगे है मसाला उत्पादन में, तो वो है मध्य प्रदेश। मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला कौन उत्पादन करता है? तो भारत ही करता है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है सर्वश्रेष्ठ है, मतलब पहले स्थान पे है। वहीं गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश। अन्य जो है फसलों की बात करें या अन्य की बात करें तो दूध में राजस्थान है। राजस्थान ऊन उत्पादन में भी पहले स्थान पे है। अंडा आंध्र प्रदेश में पहले स्थान पे है। वहीं मांस की बात करें तो ये महाराष्ट्र का, और ये हाल का डाटा है, मतलब कि
मतलब हाल फिलहाल का ये डाटा है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। तो अंडा आंध्र प्रदेश, मांस महाराष्ट्र में, दूध और ऊन राजस्थान में, वहीं मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, चावल उत्पादन में गन्ना उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो द्वारा जो संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा। देखिए, नासा और इसरो द्वारा जो संयुक्त रूप से बनाया गया है उपग्रह जिसका नाम है निसार, इसका प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। 2024 में यह जो है कार्यक्रम संयुक्त रूप से भारत का तथा जो है भारत की इसरो तथा अमेरिका की नासा द्वारा जो है पृथ्वी की निगरानी हेतु निसार का जो सफल प्रक्षेपण किया जाएगा, कब किया जाएगा, 2024 में। आगामी जो परियोजना है, अगर मतलब हम इसरो की बात करें तो आगामी जो क्या क्या परियोजना है, जैसे शुक्रयान को भेजा जाएगा 2024 में भेजा जाएगा, गगनयान को 2023 में भेजा जाएगा, चंद्रयान को भी 2023 में भेजा जाएगा और मंगलयान 2 को 2024 में भेजा जाएगा। आइए छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। श्री अन्न सम्मेलन जो है का आयोजन कहाँ किया जाएगा। श्री अन्न सम्मेलन यानी वैश्विक मिलेट्स का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। यह कार्यक्रम यह जो श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन जो है प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। देखिए, अगर बात करें तो 2023 को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, यूएसए में, न्यूयॉर्क में है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया। मतुआ महामेला का आयोजन जो है पश्चिम बंगाल में किया गया। मतुआ महामेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका संबंध जो कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल से। 17वें वैश्विक दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 70 देशों के। देखिए, 17वां जो मतलब प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इसमें लगभग 70 देशों के लगभग 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने लोगों ने भाग लिया। और इसमें जो है कुल कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो 70। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 9वां प्रश्न। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया, तो नाटू नाटू सॉन्ग जो है RRR का, फिल्म का नाम है RRR, उसे दिया गया। हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड जो है नाटू नाटू को तथा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है दिया गया है फेबलमैन्स को दिया गया है। देखिए, नाटू नाटू जो है 95 जो 95 जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था 95 लॉस एंजलिस में अमेरिका में, उसमें भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जो है नाटू नाटू को दिया गया। नाटू नाटू की बात करें तो इसके संगीतकार हैं MM किरवानी और RRR की मूवी का ये सॉन्ग है। तो RRR के जो हैं डायरेक्टर हैं कौन है, SS राजमौली। देखिए, 95 ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का तो अवार्ड दिया गया है नाटू नाटू को। वहीं अगर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है शॉर्ट फिल्म का अवार्ड, वो भी भारत के ही एक मूवी है द एलिफेंट विस्पर, उसको दिया गया, द एलिफेंट विस्पर। और इसके डायरेक्टर कौन है, कार्तिकी। आइए अगला जो प्रश्न देखते हैं कि मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन किया गया है अमेरिका में। 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स शहर में किया गया। 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीती है, तो बारबोनी ग्रेबियल ने जीता, बारबोनी ग्रेबियल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे विश्व का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। देखिए, सियाचिन में जो तैनात किया गया है वो है आपको शिवा चौहान। भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी स्पेयर्स की कैप्टन है शिवा चौहान को जो है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन भारत के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया। कहाँ पे, तो कुमार पोस्ट पर। किसको, शिवा चौहान को। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीते हैं जोनाथन क्रिस्टी। इंडोनेशिया का जो मास्टर बैडमिंटन 2023 का आयोजन जकार्ता में किया गया था जिसमें पुरुष एकल के खिताब कौन जीता था, तो जोनाथन क्रिस्टी। वहीं महिला एकल का खिताब किसने जीता,
तो आन से यंग ने। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का जो थीम क्या है, विषय क्या है इसका थीम है डिजिटल ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 2023 में इसका थीम था डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विटी। अगला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जो है भगवान शिव से संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है प्रतिमा, ये भगवान शिव की यह प्रतिमा है, 112 मीटर ऊंची है और इसका जो स्थापना किया गया कहाँ पे, राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। इस प्रतिमा को आप 20 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं, इतनी ऊंची है, यानी 112 मीटर ऊंची है। कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो नाथद्वार राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2023 का जो आयोजन किया जाएगा, ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसका जो 2022 में आयोजन कहाँ किया गया था, तो 2022 में किया गया था जापान में 2022 में। क्वाड में अगर देशों की संख्या में बात करें तो क्वाड में जो शामिल देश हैं वो कौन है, वो है ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद कौन है, भारत है, इंडिया, जापान है और यूएसए हैं। ये 4 देश हैं जो कि क्वाड देश हैं। और क्वाड जो अपना संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास करते हैं उनका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों के बीच होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न है कि किस देश को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार जो दिया गया है गुजरात के जो है अहमदाबाद जो शहर है उसको दिया गया है। अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया है। यह पर्यटन के समग्र विकास हेतु, अगर बात करें कि पर्यटन के समग्र विकास हेतु किसको पुरस्कार दिया गया है, तो वो दिया गया है उत्तराखंड को। और गुजरात के अहमदाबाद को किसका पुरस्कार दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है, तो विस्तारा के साथ। देखिए टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया को विलय 2024 में किसके साथ हो जाएगा, तो विस्तारा एयरलाइंस के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडर 90 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किसके द्वारा किया जाएगा। देखिए 2024 में जो है इसका मेजबानी किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा, जबकि 2026 में इसकी मेजबानी किया जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा। 2024 में श्रीलंका के द्वारा अंडर 90 विश्व कप का और 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा। वहीं अगर महिला अंडर 90 की बात करें तो पहला संस्करण जो है 2022 में साउथ अफ्रीका में खेला गया था। इसका साउथ अफ्रीका में पहला संस्करण ही था महिला अंडर 90 का, जिसमें जो इंडिया इसका विनर रहा और इन्होंने इंग्लैंड को हरा के खिताब पे कब्जा किया। इंडिया की ओर से जो अंडर 90 के कप्तान थे वो थे शेफाली वर्मा थे। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 126वां। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है। इस रैंकिंग में कुल 136 देश शामिल हुए तथा पहले स्थान पर कौन है, तो फिनलैंड। और फिनलैंड के बारे में एक बात और जान लीजिए कि फिनलैंड हाल ही में नाटो में शामिल हुआ है, नाटो की सदस्यता फिनलैंड को मिली है। अन्य जगह रिपोर्ट की बात करें तो भूखमरी में भारत का स्थान क्या है, 107, ह्यूमन डेवलपमेंट में 132 और प्रेस सूचकांक में हाल ही में 161 भी रैंक है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 32वें व्यास सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया। देखिए 32वें व्यास सम्मान जो सम्मानित किया गया है वो है ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी की उसकी पुस्तक जो है आपको किसके लिए, तो पागल खाना के लिए सम्मानित किया गया है व्यास सम्मान से। एक सेकेंड, पागल खाना ये इसकी पुस्तक है, इसके लिए जो है 32वां ज्ञान पुरस्कार इसको दिया गया है। वहीं सरस्वती सम्मान की बात करें तो सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, शिव शंकरी को। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया और इसकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम
वंशम। बिहारी सम्मान की बात करें तो 32वां जो बिहारी सम्मान दिया गया है, 32वां बिहारी सम्मान, ये किसको दिया गया है? माधव हारा। बिहारी सम्मान माधव हारा, इसे दिया गया है 32वां बिहारी सम्मान। और इसको किसके लिए दिया गया है? तो पचरंग चोल सखीरी के लिए, पचरंग चोल सखीरी इसके पुस्तक का नाम है, इसको दिया गया। तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि 32वां जो व्यास सम्मान दिया गया है वो दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। सरस्वती सम्मान की बात करें तो शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए। और 32वां जो है बिहारी सम्मान दिया गया है माधव हारा, पचरंग चोल सखीरी के लिए। अगला प्रश्न है कि पाक जल डमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं संपन्ना रमेश सेलार। संपन्ना रमेश सेलार हैं जो कि पाक जल डमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार किए हैं। आइए हम लोग 22वां प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है INS द्रोणाचार्य को। भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया। भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? तो जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? तो मेथनॉल से चलने वाली पहले जो है बस का अनावरण नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नितिन गडकरी कौन है? तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उसकी द्वारा नागपुर में मेथनॉल से संचालित पहले बस का अनावरण किया गया है। हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इल्ला भट्ट जो कि समाज सेवा से संबंधित हैं, उनका निधन हो गया है और इसका संबंध समाज सेवा था। महिलाओं को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने स्वयं श्री महिला सेवा संघ की भी स्थापना किया था इल्ला भट्ट के द्वारा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो है नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन, बड़ी बेसिन से तात्पर्य उन बेसिन से है जब मुख्य तथा सहायक नदी अपना जल एक जगह इकट्ठा करे। मुख्य और सहायक नदी एक जगह इकट्ठा करे तो वो बड़ी बेसिन से है। अगर भारत की सबसे बड़ी जो है नदी बेसिन की बात करें तो वो है गंगा बेसिन। कौन सी? गंगा बेसिन। जबकि दूसरा कौन है? तो गोदावरी बेसिन। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है और ये कहाँ पे है? तो सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4328 मीटर, 4328 मीटर। केसर मिश्रण है। केसर किसका मिश्रण है? तो केसर जो है बीज एवं कलियों का मिश्रण है, बीज एवं कलियों का। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है जो बीज बनाने वाले भाग हैं। क्या बनाने वाले हैं? बीज बनाने। और ये किसका मिश्रण है? बीज एवं कलियों का। मिकिर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो यह है आसाम में। देखिए मिकिर की पहाड़ी आसाम में स्थित है। यह कार्बी जो है आंगलांग पठार पर हिस्सा है। देखिए मीरी, मिसमी, डफला, आबोर अरुणाचल प्रदेश की जो है पहाड़ी है और इसी के नाम पर जो है वहाँ की जनजाति के नाम पर ही वहाँ के पहाड़ी का नाम पड़ा है। यानी मीरी, मिसमी, डफला, आबोर वहाँ की जनजाति का नाम है और उसी के नाम पर वहाँ की पहाड़ी का नाम पड़ा है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं। मीरी, मिसमी, डफला और आबोर। अगला प्रश्न है कि वृक्ष को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? देखिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था 1970 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कब किया था? 1970 में। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? देखिए औद्योगिक प्रबंधन का संबंध जो है पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध है यानी कि चारों तरफ से, तीनों तरफ से जो है देशों से घिरा हुआ है और ऐसा देश जिसके जो है जिस देश की सीमा में जो है कोई भी समुद्र नहीं लगता है। तो वो देश कौन है? हंगरी। कौन सा देश है? हंगरी। हंगरी एक यूरोपीय देश है जो पूरी तरह से स्थलरुद्ध है।
हंगरी की राजधानी की बात करें तो कहाँ है, बुडापेस्ट। और हंगरी से एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि यूएनओ का जो महासभा का जो 77वां अध्यक्ष बने हैं वो हैं हंगरी के ही हैं, इसाबा करोसी। 33वां प्रश्न है कि वनस्पति जलवायु का जो सही सूचक है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा कि वनस्पति जो जलवायु का सही सूचक है? यह है थॉर्नटवेट का ये कथन है कि जो है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। थॉर्नटवेट कहाँ के थे? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्षा, प्रकृति, वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो ये प्रथा जो प्रारंभ हुई है 1892 से। 1892 से ये प्रथा प्रारंभ हुई। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व, बजट पर बहस करने का भी मतलब कि आपको और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की भी शक्ति जो मिली थी भारतीयों को। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? देखिए इसमें जो है इलाहाबाद की संधि, उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध और सालवाई की संधि सभी है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1765 में, 12 अगस्त 1765 को हुई थी। 12 अगस्त 1765 को। और ये किसके किसके बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल के जो तभी सम्राट थे कौन थे? शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी इलाहाबाद की संधि। वही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1775 से 1782 के बीच हुई थी। ठीक है। उसके बाद तृतीय मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 के बीच, 90 से 92 के बीच हुई थी। और ये हुआ था टीपू और कर्नवालिस के बीच। वहीं सलवाई की संधि अगर बात करें तो सलवाई की संधि जो अंग्रेज और मराठा के बीच कब हुई थी? 1782 में हुई थी। तो इसे मिला लेंगे हम लोग। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर पुकारा? देखिए सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह के किसने पुकारा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। गांधी जी को महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ही ने कहा था। राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। वहीं सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? देश नायक। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान जो है सेनापति कौन थे? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति यानी वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वेवेल थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उसमें जो भारत के जो प्रधान सेनापति या वायसराय की बात करें तो वो कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में तभी कौन प्रधानमंत्री थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और ये जो था कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। कब? 16 अगस्त 1946 को। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान-ए-अर्ज जो है एक सैनिक विभाग थी। इसकी स्थापना जो किसने किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन जो कि गुलाम वंश के शासक थे। बलबन ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की। वहीं अन्य विभाग की बात करें तो दीवान-ए-मुश्त-खराज जो है वित्त विभाग था और ये स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान-ए-मुश्त-खराज। दीवान-ए-कोही की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और दीवान-ए-कोही क्या था? तो कृषि विभाग था।
दीवान खैरात दान विभाग था और इसका जो है स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान इस्तिखाक पेंशन विभाग था और इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान इस्तिखाक पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक, दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी, दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलबन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ये कौन थे? ये थे आमिर खुसरो। आमिर खुसरो प्रसिद्ध फारसी कवि थे जिन्होंने अपनी जो है कविता में किसकी चर्चा की है? तो भारतीय पर्यावरण की चर्चा की है। और आमिर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद या हिंदुस्तान शैली की जन्मदाता आमिर खुसरो को माना जाता है। आमिर खुसरो को जो है तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता। आमिर खुसरो का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? पटियाली उत्तर प्रदेश में। पटियाली उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। आमिर खुसरो की अन्य रचना की बात करें तो लैला मजनू है। लैला मजनू इसी की रचना है। नूर सिपर भी इसी की रचना है। नूर सिपर। अन्य रचना करें तो खजानुल फतूह। खजानुल फतूह भी जो है आमिर खुसरो की रचना है। आमिर खुसरो जो है आपको 8 जो है शासक के साथ इन्होंने मतलब अपना समय बिताया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सुमेलित है सही? इसको देखते हैं हम लोग। देखिए चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो गौरी तथा कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनके बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। सही है। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 में। ये भी सही है। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो सही कौन है? इनमें से सभी सही हैं। चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण 1398 और तालीकोटा का युद्ध 1565 में। अगला प्रश्न है कि जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? देखिए जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक जो है अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो है जौनपुर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक जो है सबसे अधिक नहर बनवाने वाले भी शासक थे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी जो है भारत के मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी में नर्मदा क्षेत्र में स्थित जो है हथनोरा, जिसको होशंगाबाद भी के नाम से भी जानते हैं, के पूरा स्थल में प्राप्त हुआ है। इसकी खोज जो है पुरातात्विक जो है अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था। अरुण सोनकिया द्वारा। सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार जो है स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधव सभ्यता के जो है महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत यानी लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम जो है पाटलिपुत्र को का राजधानी के रूप में चयन किया गया? देखिए पाटलिपुत्र को जो है राजधानी के रूप में चयन किया गया था वो है उदयन। अजातशत्रु का पुत्र उदयन हर्यक वंश में, उन्हीं के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को जो है राजधानी के रूप में चुना गया। पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी जो है पहले कहाँ थी? तो राजगीर में। राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यह नगर जो है मतलब पाटलिपुत्र शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही। कौन? पाटलिपुत्र। और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? पटना। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। देखिए
भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और प्रीत किया है। संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। अगर पूर्ण रूपेण बात करें तो 26 जनवरी 1950 को, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? देखिए, समवर्ती सूची का कौन सा विषय नहीं? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। पुलिस जो है राज्यसूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भी राज्यसूची का विषय, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों जो है अपना कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? देखिए, भारतीय संविधान के कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो वो है आपको उद्देशिका यानी प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा गया है। के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। वहीं अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। वहीं के मुंशी द्वारा जो है उद्देशिका को जनपत्री कहा गया। भारतीय संविधान को उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन जो है इनमें से कोई भी अनुच्छेद नहीं करता, चूंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1964 में की गई थी। संथानम समिति की सिफारिश पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है स्थापना की गई थी। और वही इसके जो वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के? तो सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ये इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्य जो होते हैं कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं, द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसकी जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। कुल 30 सदस्य और सभी कहाँ से? लोकसभा से। लोकसभा से, ठीक है। अगर लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में कितना सदस्य? 22, जिसमें 15 जो होता है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है? तो जुर्मा बहन कहा जाता है। याद रखिएगा, जुर्मा बहन कहा जाता है दोनों को। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का जो निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो ये नहीं किया जाएगा कब तक? 2026 तक। कब तक? 2026 तक। जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई जो है कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। यानी लोकसभा की सीट तथा विधानसभा की सीट पर कोई भी ना तो कमी की जाएगी और ना ही वृद्धि की जाएगी। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है विधि तथा तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा राष्ट्रपति। जो भी उच्चतम न्यायालय उसको परामर्श देंगे 143 अनुच्छेद के तहत, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। अनुच्छेद जो है 154 के अनुसार राज्य का कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला प्रश्न है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो
जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी है। यानी जैविक विविधता भी होना चाहिए, प्रदूषण पर नियंत्रण भी होना चाहिए, निर्धनता को भी घटाना चाहिए, सभी आ जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी से, वायुमंडल में जितना नमी रहेगा तो उसी हिसाब से वर्षा की मात्रा का निर्धारण होगा। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का हानिकारक है, जो है नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। किस क्षेत्र में? तो संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम औद्योगिकरण और नगरीकरण करेंगे तो पेड़ों को काटेंगे। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो उपयुक्त में सभी आ जाएगा इसमें। 57 नंबर का प्रश्न है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में संबंधित है? तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को जो है बायोस्फीयर रिजर्व की घोषित कर दिया गया है। तो शांत घाटी को किसके लिए घोषित कर दिया गया है? तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। सबसे अधिक कहाँ है? तो पश्चिमी घाट। यहाँ पे हमेशा लगभग बारिश होते रहता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेश में भी पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। 4 हैं, वो कौन कौन है? तो एक है पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, ये हो गया पश्चिमी, और ये हो गया पूर्वी। तो ये पश्चिमी हो गया और ये पूर्वी हो गया। तो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र, म्यांमार जो है भारत सीमा, म्यांमार और भारत की सीमा, और एक सुंडालैंड। ये जो 4 जो है प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जो है सार्क का सदस्य है। सार्क की बात करें तो सार्क की स्थापना जो है दिसंबर 1985 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1985 में। यह 8 देशों का समूह है। इसमें कुल टोटल कितने देश हैं? तो 8 है। कौन है? इंडिया है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। ये है इंडिया जो है, उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है और इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में है। काठमांडू, नेपाल में। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं। तो ऐसे रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहेल, आइसोहेल कहा जाता है। देखिए समधूप रेखा यानी आइसोहेल, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं हुए खींची जाती है, उसको आइसोहेल कहा जाता है। आइसोथर्म यानी समताप रेखा, समान ताप, आइसोथर्म समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? समताप रेखा या आइसोथर्म। या आइसोबार, आइसोबार किसको कहा जाता है? तो समदाप रेखा है। समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? समदाप रेखा या आइसोबार। एक बार और देख लीजिए कि आइसोहेल किसको कहा जाता है? वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाते हैं। आइसोथर्म वही रेखा जो समान तापमान वाले स्थान को मिलाते हैं। वहीं आइसोबार किसको कहा जाता है? तो समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाले रेखा को आइसोतार या समदाप रेखाएं कहा जाता है। और अगर आइसोलवन रेखा या आइसोहेलाइन कहें तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। समान लवणता जहां पाई जाएगी और उसको मिलाने वाली रेखा जो मानचित्र पे होगी उसको कहा जाएगा आइसोहेलाइन। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोक नृत्य है? तो वो है आपको पिंडावनी, नवरानी और डागला। पिंडावनी, नवरानी और डागला। अगर लाहो और बंगला की बात करें तो लाहो बंगला कहाँ का है? तो मेघालय का, मेघालय का है। छपेली, महतू और डांगी, छपेली, महतू, डांगी, डंडा नाच, ये सब कहाँ का है? तो ये है आपको हिमाचल का। छपेली, महतू और डांगी, डंडा नाच ये सब हिमाचल प्रदेश का।
रासलीला, नौटंकी, कजरी, ये सब कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। पंडवानी, नवरानी और डंगला कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वहीं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, विश्व शांति दिवस, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। और 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस, पर्वत दिवस मनाया जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1953 में की गई थी। 1953 में। 1954 में किसकी स्थापना की गई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। ललित कला अकादमी की, ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 में। और 1954 में ही साहित्य अकादमी की भी स्थापना की गई थी। साहित्य अकादमी की भी स्थापना 1954 में, ललित कला अकादमी की भी स्थापना 1954 में और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल्स का मुख्यालय जो है ये है आपको शिलांग में। शिलांग मेघालय में जो है इसका स्थापना मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1835 में असम राइफल्स की स्थापना की गई थी। आइए कुछ जो है साइंस का प्रश्न देखते हैं। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड जो है किसकी यूनिट है? तो ये है आपको आवेश की यूनिट है, एम्पियर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर के कौन से 2 प्रमुख अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो ये जो हैं कौन से अंग? ये हैं आपको हृदय और मस्तिष्क, हृदय और मस्तिष्क। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। वहीं आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया? तो गुरुत्वाकर्षण नियम का। गुरुत्वाकर्षण नियम का जो आविष्कार किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश विद्युत प्रवाह का आविष्कार एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला, गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार आइजैक न्यूटन, ग्रामोफोन का थॉमस एडिसन, प्रकाश विद्युत प्रभाव एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा कैसी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। धारा कैसी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। V बराबर IR। इस फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं कि जो है क्या करेंगे, को प्रतिरोध को R को आधा कर देंगे और V को कांस्टेंट रखेंगे तो बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जो धारा क्या हो जाएगा? दुगनी हो जाएगी। निम्नलिखित में किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग को रक्त वर्ण भी कहा जाता है। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है 625 से 740 nm होता है, नैनोमीटर होता है। 71 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखिए, उत्तल दर्पण में प्रत्येक जो है दशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव यानी P तथा फोकस F के बीच बनता है। मतलब उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। निम्नलिखित में क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर है, लेकिन ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तरल के भार के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो
मक्खन का खट्टा होना। लेकिन रासायनिक परिवर्तन को अगर हम लोग समझे तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यानी वे परिवर्तन जिसमें क्या होता है, तो नए पदार्थ बन जाते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता, मतलब अपने मूल रूप में वापस नहीं किया जा सकता। यानी मक्खन खट्टा हो जाएगा तो फिर से अच्छा मक्खन नहीं मिल सकता। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, कागज को जला दिया जाए तो फिर से कागज नहीं बन सकता है, लोहे में जंग लगना, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? देखिए, ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो होता है एक भौतिक प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन करना क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे आपको कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। तो इसमें जो आंसर होगा ये कौन सा होगा? नहीं है। तो कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी 1। देखिए, किसी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन का 72 कक्षा के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे कितना है? 2 8 और अंतिम कक्षा में कितना है? 7। तो ये क्या करेगा? एक तत्व जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। यही जो ग्रहण करेगा इसी को क्या कहेंगे हम लोग? संयोजकता। अगला प्रश्न देखते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाएंगे? अनऑक्सी अम्ल। अनऑक्सी अम्ल कहलाएंगे। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होगा? मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में पीला एवं गुलाबी रंग होगा। कैसा होगा? पीला एवं गुलाबी। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 जो है प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी मतलब ये जो है क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण को प्रदर्शित करेंगे। यह जल में अविलेय होते हैं परंतु सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाते हैं। तो अम्लीयम जो है ऑक्साइड कैसा होगा? तो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये कैसा होगा? तो उभयधर्मी। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बनी यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? तो वे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रियाशील तत्व है और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसलिए मेंडलीफ ने रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिक का अध्ययन किया। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? कौन सा तत्व है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक? वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। देखिए, आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। वहीं अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा? तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किस में है? तो फ्लोरीन में है। फ्लोरीन में है। और इससे कम करें तो ब्रोमीन में है, क्लोरीन में है। क्लोरीन में। इससे कम करें तो ब्रोमीन में है और फिर आयोडीन में। आयोडीन में। तो सबसे ज़्यादा किसमें? फ्लोरीन में है विद्युत ऋणात्मकता। ग्रेफीन क्या है? अगला प्रश्न है कि ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन कार्बन का ही एक अपरूप है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। ग्रेफीन किससे प्राप्त होता है? ग्रेफाइट से। कार्बन का अपरूप है तथा जो है इससे क्या होगा? तो कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है ग्रेफीन से। 82 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में किसका न्यूनीकरण होता है? यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप जो है न्यूनीकरण होता है वो होता है विलीन ऑक्सीजन का। विलीन ऑक्सीजन का। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में पारिस्थितिकी तंत्र की जो है संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं।
जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन के जमाव में क्या होगा, कमी होने लगता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा कौन नहीं? तो पेथोलस, जबकि घटपर्णी है, वीनस फ्लाईट्रेप और सनड्यू, ये सब तीनों जो है क्या है, तो कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा यानी अपने से कोई जो इस प्रकार का गंध निकाले जिससे जो है कीट उसकी ओर आकर्षित हो, और जैसे ही कीट उसकी ओर आकर्षित हो उस पर बैठे तो वो अपने ढक्कन को बंद कर ले और कीट जो है उसी में मर जाए। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसको क्या चाहिए, तो नाइट्रोजन चाहिए। कीटों से क्या चाहिए, नाइट्रोजन, इसलिए ये ऐसे करते हैं। जहाँ पे भी नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ पे कीटभक्षी पौधा देखा जाता है। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको, थियोफ्रेटस को, थियोफ्रेटस को। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन से। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जो है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य सूक्ष्म जीवों की क्या करता है, वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक यानी पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ हार्मोन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने 1955 में किया था। किसने किया था? मिलर ने 1955 में किया था। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्रसिरों पर होता है जहां कोशिका विभाजन होता है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन ही है साइटोकाइनिन का। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज जो है डैश में विखंडन होता है। ग्लूकोज किस में विखंडन होता है? तो पायरूवेट के रूप में, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज पायरूवेट के रूप में विखंडन होता है। ग्लूकोज जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में क्या होता है, तो घुलनशील होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, और ये ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा ब्रायोफाइट समूह के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ब्रायोफाइट के समूह के अंतर्गत आते हैं कौन? मार्केसिया। ब्रायोफाइट की बात करें तो मांस है, एंथोसिरोस है, रिक्सिया है तथा मार्कोसिया जो है आदि जो है पौधा है, ये किसके रूप में आते हैं? तो किस वर्ग में आते हैं? तो ब्रायोफाइटा के समूह के अंतर्गत आते हैं। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो उसको कहा जाता है शुक्रवाहिका। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? देखिए हमारी आंखों में लेंस का काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना, एडजस्ट करना, ये लेंस का काम है। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो वो कौन है? आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। इसका निर्माण जो कहाँ होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, अस्थिमज्जा में होता है। किंतु भ्रूणीय अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लिया या यकृत, लीवर में होता है। आरबीसी में लोह युक्त प्रोटीन होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? हेमोग्लोबिन कहा जाता है, हेमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ है, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? सेवाओं का निर्यात। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। पर्यटन, बीमा आदि व्यापार सेवाओं के व्यापार में शामिल है। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है 1980-85 तक चला, ठीक है रहा। एकीकृत ग्रामीण विकास का कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया, 2 अक्टूबर 1985 को ये प्रारंभ किया गया। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच रहा। प्रच्छन्न बेरोजगारी के सामान्यतः क्या अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का सबसे पहले किसने उपयोग किया था? तो जॉन रॉबिन्सन ने किया था।
तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। और इसका उपयोग किसने किया था? जॉन रॉबिन्सन ने। 95 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में किया गया था, 1949 में। और इस समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। आइए कुछ मैथ के प्रश्न देख लेते हैं। गणित के प्रश्न आसान है, हम लोग देखते हैं। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया है, जिसमें से 50 के नोट कितने हैं? तो हम लोग मान लेंगे कि 50 के नोट की संख्या का x है, और तो 100 रुपये के नोट की संख्या क्या होगी? तो कुल कितना नोट है? तो 85। तो 100 रुपये का कितना हो गया? 85 माइनस x। और जो है क्या कहा जाता है कि 100 रुपये तथा 50 रुपये कुल 85 नोट हैं, तो 50x और प्लस 100 85 माइनस x बराबर कितना हो गया? टोटल कुल मूल्य कितना है? तो 5000। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, x बराबर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 50x प्लस 8500 8500 और माइनस 100x बराबर 5000। और इस 100x को जो 50x को 100x में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 50x और बराबर 8500 में 5000 घटाइएगा तो 3500 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70। यानी 50 रुपये के नोट की संख्या कितना है? 70। अगला प्रश्न है कि 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 को सरलतम मान क्या है? देखिए इसको जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर 5 पर स्क्वायर प्लस रूट अंडर रूट में ही होगा रूट अंडर 3 पर स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5 इंटू रूट 3, सबके ऊपर रूट है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर यानी 5 रूट अंडर 5 है तो 5 ही होगा, रूट अंडर 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 5 3 8 हो जाएगा, 2 और रूट 5 रूट 3 है तो 2 रूट 15 भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए आप किस रूप में है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसी रूप में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी पर होल स्क्वायर, a प्लस बी पर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो a की जगह पर क्या रखेंगे? रूट 5 और b की जगह पर क्या लिखेंगे? रूट 3। तो इसका स्क्वायर इस रूप में, और उस पूरे के ऊपर में क्या है? तो अंडर रूट है। तो स्क्वायर को हटाएंगे और रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर और रूट दोनों समाप्त हो गया। तो क्या बचेगा? रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3। तो यही इसका आंसर होगा। 98 नंबर का देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उसी वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे x। तो 996 रुपया में बेचा तो उसको बेचने से प्राप्त लाभ, जो लाभ हुआ वही है क्या? तो 894 रुपये में बेचने से हुई हानि, यानी x को 894 रुपये में बेचने से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, ये माइनस एक्स है इधर जाएगा तो प्लस एक्स और x 2x हो जाएगा, और जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1890। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 9 9 18 और 9 8 7 1 18, यानी 1890। 1890 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपको 945, यानी 945 इसका आंसर होगा। 99 नंबर का प्रश्न है कि प्रभा ने 32 रुपये का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह बाद जो है 22,000 रुपया की पूंजी लगाकर अमित साझेदारी में शामिल हुआ। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये कुल लाभ में प्रभा का क्या हो? देखिए प्रभा जो है 32,000 रुपया लेके शामिल हुआ है साझेदारी में, और ये टोटल 12 मंथ तक रही। लेकिन अमित जो है साझेदारी में कब हुआ? तो 5 माह बाद, यानी अमित का जो है कितना दिनों तक रहा? 22,000 रुपया
5 माह बाद यानी 1 साल में 5 माह घटा देंगे तो 7 माह तक इसका रुपया रहा, 7 माह तक इसका रहा। अब साझेदारी में जो हिस्सा होगा देख लेंगे, तीनों जीरो को काट लेते हैं, ठीक है। 11 को यहाँ से काट लेंगे और यहाँ पे 16 को काट लेंगे। ऐसे काट के जो है हम लोग इसको सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद क्या होगा, 16 गुना 12, 16 गुना 16 नहीं 32, 16 को 16 3 19, तो 192 हो जाएगा। और अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 11 सते 77, 11 सते 77। इसी रूप में बटेगा, प्रभाग का हिस्सा निकालना है तो 192 बट्टे इसको दोनों को जोड़ के नीचे रख देंगे, तो 7 2 9, 9 7 16, 1 1 2 और गुना कितना है तो 16,409। इसको काटेंगे, ये कट जाएगा और इसका आंसर जो निकलेगा क्या निकलेगा, 11,712 रुपया। प्रभाग को कितना मिलेगा, 11,712 रुपया। अगला प्रश्न है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। समान गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए इसको ट्रिक से ही बना लेते हैं, 2/3 है इसका सामान्य गति और इसको दूरी तय करने में कितना लगता है तो 3 घंटे। तो ऐसे प्रश्नों को जो है ना, अंश को जो दूरी दिया गया है घंटा उससे गुना कर देना है, तो कितना होगा 3 दूनी 6 घंटे। इसका आंसर होगा 6 घंटे। ये जो अंश दिया रहेगा ऊपर में, ये जो अंश दिया है ऊपर में, इसको जो है इस घंटे से गुना कर देना, तो 3 दूनी 6 घंटे। तो दोस्तों ये था 100 प्रश्नों का बिहार दरोगा का सीरीज चल रहा है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।